हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज आपको जो रेलवे ग्रुप डी का जो थियरी वाली क्लास जो आपकी चल रही है उसका जो अगला पार्ट है, थियरी आपकी जो क्लास चल रही है उसका जो अगला पार्ट है वो है वैद्युत धारा। और प्रकाश का चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो प्रकाश का जो चैप्टर है उसको जा करके देखिए और उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए। उसकी थियरी आपको समझाई गई है, आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए वैद्युत धारा वाले चैप्टर में हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि आप सभी को कि क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल से आप झूठे में घबराते हैं। ठीक ना। तो न्यूमेरिकल को भी आपको समझाया जाएगा, थियरी को समझाया जाएगा, चीजों को समझाया जाएगा। आप एक बार देखिए। ठीक है ना। तो क्या क्या बताया जाएगा, पहला देखिए वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश के बारे में बताया जाएगा। इससे कुछ परिभाषा तो नहीं आती है लेकिन कुछ से शुरू करा जाएगा और खत्म करा जाएगा जहां से क्वेश्चन आता है। विभव और विभवांतर से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। वैद्युत धारा से बिल्कुल भी क्वेश्चन आते हैं। वैद्युत सेल कौन कौन सी सेल, डेनियल सेल क्या है, लैक्लांस सेल क्या है, शुष्क सेल क्या है, संचायक सेल किस सेल को कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। कुछ उपकरण के बारे में बताएंगे, गैल्वेनीमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, ओम मीटर क्या होता है, ठीक ना, वोल्टामीटर क्या होता है, ये बताएंगे हम आपको। ओम का नियम, भाई साहब ओम का नियम तो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा और ओम के नियम से क्वेश्चन आता है। ठीक ना। और विशिष्ट प्रतिरोध बताएंगे आपको कि क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन बताया जाएगा आपको क्या होता है। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, वैद्युत आवेश। अब देखिए मान लेते हैं कोई एक परिपथ है, ठीक है। अब ये एक परिपथ है तो कहा जाता है जब किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता हो, जब किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता हो, ठीक है, एक कुंजी है, तो जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस धारा के कारण वह परिपथ आवेशित हो जाता है। ये जो धारा इसमें जाएगी तो इसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश। और उसी आवेश को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। हमने क्या बोला, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के कारण वो परिपथ आवेशित हो जाता है, उसी आवेश को वैद्युत आवेश कहते हैं। और आपको बता दें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक ना। तो ये आपको पता होगा कि धन आवेश होता है, कि ऋण आवेश होता है। अब आपको बता दें थोड़ा सा कि कुछ चीजों के बारे में बता देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को ई पर माइनस से प्रदर्शित करते, प्रोटॉन को पी पर प्लस और न्यूट्रॉन को जीरो। यहीं से क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उदासीन होता है, ये शून्य आवेश होता है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। ठीक ना। और आपको साथ साथ में यहाँ पर एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ईटा पर नाचे, ये सबको पता होगा। ई माने होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन ने। पी माने होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड। और अगर बात करें न का तो ये होता है न्यूट्रॉन और इसका खोज करता है चैडविक। तो आपको ये भी याद रखना है। और बता दें कि जो आवेश की इकाई होती है तो वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है। तो आवेश की इकाई होती है कूलाम। और अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना आवेश होता है, शून्य। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, शून्य होता है। तो ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें कि अगर ये एक नाभिक है, क्या ये एक नाभिक है, तो नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर कौन चक्कर कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं,
न्यूक्लियन कहते हैं। देखिए कितना सारा क्वेश्चन हो गया ना। तो ये सभी के सभी आप में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो परिभाषा से आपको कई क्वेश्चन बताए जो आप में आते होंगे और आपको अच्छे से पता होगा कि सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश, प्रोटॉन का धन आवेश, न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन आवेश कितना होता है ये भी हमने बता दिया। ये खोजकर्ता हमने बता दिया आपको, और वहीं पर बता दिए कि परमाणु के नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेशित, ये होता है जीरो शून्य आवेशित। तो दोनों मिलकर के नाभिक कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया। और नाभिक के चारों ओर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नाभिक में जो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियन की संख्या। तो फार्मूला लिख लीजिएगा, न्यूक्लियन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। ये हो गया आपका विद्युत आवेश क्लियर, ठीक है। तो अब बात करते हैं विद्युत आवेश के बाद से हम आपको बात करते हैं विभव। क्या बात करते हैं, विभव, ठीक ना। तो जो अगली हेडिंग है वो विभव की। अब देखते हैं विभव क्या है। विभव अगर आपने इसके पहले नहीं समझा तो जरूर आपको समझ में आएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको विभव समझाने की, और देखते हैं आपको विभव समझ में आता है कि नहीं, ठीक ना। चलिए तो आते हैं विभव पर। विभव या हम पढ़ेंगे विभवांतर, ठीक ना। अब बात करें विभव। अब देखिए बात समझिए, कोई एक बिंदु है, ठीक ना, और ये मान लेते हैं ये अनंत पर है। क्या है, अनंत पर है। और यहां पर एक आवेश है, और आवेश क्या है, क्यू कूलाम का आवेश है। तो किसी बिंदु से क्यू कूलाम के आवेश को अनंत से, क्या हमने बोला, क्यू कूलाम के आवेश को अनंत से लाने में, अगर हम ये बताइए ए से हम यहां तक बी में लाएं, यानी अनंत से हम यहां पर बिंदु बी पर आ रहे हैं, तो लाने में जो क्यू कूलाम आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो उसी कार्य को ही हम विभव कहते हैं। अब समझिएगा हमने क्या बोला है। हम ये बोल रहे हैं कि क्यू कूलाम आवेश को लाने में अनंत से किया गया कार्य की मात्रा ही क्या कहलाती है, विभव कहलाती है। ध्यान से समझेगा हमने क्या बोला है। क्यू कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य की मात्रा ही, जो क्यू कूलाम आवेश को किए गए कार्य की मात्रा ही क्या कहलाती है, विभव कहलाती है, ठीक ना। और अगर बात करें विभवांतर की, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लेते ए और ये है बी, यहां पर अनंत से ले जा रहा है ना, यहां पर एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलाम के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। अब परिभाषा नहीं पूछेगा लेकिन समझना है, ठीक ना। अब देखिए अगर हम इसका मात्रक निकाला है तो W है कार्य, W क्या है, कार्य। आकार का मात्रक होता है जूल, तो जूल प्रति क्या, कूलाम। ये किसका मात्रक आया, विभव का या विभवांतर का, या इसी को आप क्या कहते हो, वोल्ट कहते हो। क्या कहते हो, वोल्ट कहते हो। तो विभव के दो मात्रक मिल गए, एक तो जूल प्रति कूलाम, एक तो कह सकते हो आप वोल्ट कह सकते हो, ठीक ना। अगर हम एक चीज बताइए, यहां पर अगर हम लिख दें, कहां लिख दें, V बराबर W को हम लिख दें F गुणे D, तो बटा Q हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मात्र क्या आ जाएगा, जरा देखिए। अरे भाई W बराबर होता है ना कार्य गुणे, सॉरी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर तो होता है। तो मात्र क्या आ जाएगा, ये पूछा गया इस वजह से बता रहे हैं, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम, क्योंकि F न्यूटन है, F का मात्रक, D का मात्रक मीटर और Q का माने कूलाम। तो न्यूटन मीटर इंटू कूलाम, ये भी विभव का मात्रक है। तो तीन मात्रक आपको बता दिए, परिभाषा भी बता दिए, फार्मूला भी बता दिया। अगर डायरेक्ट सवाल आएगा कि किया गया कार्य 10 जूल हो, आवेश की मात्रा दी गई हो, तो विभव बताओ, तो क्या इसको और इसको रख करके बटे कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर बात करें भाई कि ये बताओ कि अगर कार्य बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, बताओ यार। कार्य बढ़ेगा तो विभव तो ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो कार्य बढ़ेगा तो विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो विभव, ये दोनों में उल्टे का संबंध है, तो आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो विभव घटेगा, अब विभव बढ़ेगा तो आवेश घटेगा, है ना।
तो ये सब चीजें हैं आपको समझनी है। और अगर अनुपात दे दे कि जरा बताओ यहाँ से V1 बटा V2, अगर हम इसको पहला मान लें तो पहला बटे दूसरा मान लें तो क्या हो जाएगा W1 बटा W2, और ये अनुपात है तो ये उल्टा हो जाएगा, और ऐसे सवाल हम बता चुके हैं तो क्या हो जाएगा Q2 बटा Q1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं। कभी कभी आप देखते होंगे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात वाला, कहेगा कि यदि किए गए कार्य का अनुपात 2:3 है, और कहेगा आवेशों का अनुपात 3:4 है, तो जरा बताओ उनके विभव का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये 2:3 है तो 2/3 हो गया, गुणे ये है Q2 बटा Q1, और यहाँ पर दिया Q1 बटा Q2, तो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, तो 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, 8/9। किसका अनुपात, विभव का अनुपात। ये कर अनुपात वाला भी क्वेश्चन आता है। तो इतना सा आपको सभी चीजें बताया गया, ठीक ना। और एक क्वेश्चन और आता है, ये बताइए अगर हम एक कूलाम आवेश को ले जाएं और हमें कार्य करना पड़े 1 जूल, तो विभव कितना होगा भाई। आप कहेंगे 1 वोल्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हम एक कूलाम आवेश को, यहां पर तो क्यों कूलाम आवेश था, अगर हम एक कूलाम आवेश को ले जाएं और यहां तक और हमें कार्य करना पड़े 1 जूल, तो हमारा विभव कितना होगा 1 वोल्ट होगा। तो इसी को हम लिख ना सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 कूलाम, सॉरी 1 जूल बटा 1 कूलाम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहेंगे ना भाई, एक क्वेश्चन पूछा था 1 जूल बटे 1 कूलाम क्या कहलाती है, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका विभव के बारे में पूरी की पूरी बातें और इसका पूरा इतिहास विभव का। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से मात्रक आते हैं, इनसे ज़्यादा होता कुछ नहीं आता है। कुछ और ज़्यादा आता है तो रेलवे ग्रुप डी में इतना डिटेल में जो भी चीज़ें बताई गई है आपको जरूर वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और यहाँ से क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है ना। तो हो गया आपका दूसरा। अब बता रहे हैं आपका तीसरा। तो तीसरा क्या है, हेडिंग है वैद्युत धारा, ठीक ना। अब आते हैं वैद्युत धारा को पढ़ते हैं। अब इसको इतना समझा दिया ना, तो वैद्युत धारा अगर ये समझ में आया होगा तो वैद्युत धारा भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं वैद्युत धारा क्या होती है। अब देखिए वैद्युत धारा जो तीसरी हेडिंग है आपकी वह है वैद्युत धारा, ठीक ना। कहा जाता है कि आवेश की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश की दर को। अब हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर दर कहा जाएगा तो इसका मतलब समय से भाग दिया जा रहा है। तो आवेश की दर माने आवेश को समय से भाग दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं वैद्युत धारा। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। और धारा को हम कहते हैं आई, तो आई बराबर हो जाएगा Q बटा T। और मात्रक जरा निकाल लो भाई, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। किसका मात्रक, धारा का, या इसी को आप कहते हो एम्पियर। कहते हो कि नहीं कहते हो। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड को क्या कहोगे, तो कह दोगे ना अब 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। और एम्पियर मूल मात्रक है ना। जो धारा है वो मूल राशि है, ठीक है। और अगर कहते हैं बताओ जरा सा अगर आवेश बढ़ा दिया जाए तो धारा क्या होगी, अरे भाई साहब बिल्कुल बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। समय अगर बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी। अनुपात वाला सवाल तो बता ही दिए, तो इसी को लिख सकते हो Q बराबर I गुणे T, वही Q बराबर I इंटू T, ठीक ना। और अगर आवेश का मात्रक क्या होता है, 1 कूलाम होता है, और एक और लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी तो इसको कहते हैं। तो आवेश का दो मात्रक मिल गया, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड मिल गया और 1 कूलाम मिल गया, ठीक ना।
तो इस तरीके से वैद्युत धारा भी कंप्लीट होता है। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश की समय दर को या आवेश की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटा T, मात्रक आपने बता दिया कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर कहते हैं इसी को, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड, और 1 कूलाम बटे सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं। अब बाकी अनुपात वाला सवाल जो इसके पहले बताया वैसे वैद्युत धारा का सवाल बनेगा, है ना। तो इसी पर सवाल आते हैं जो दिया रहता है, ठीक है। अब हो गया वैद्युत सेल। अब वैद्युत सेल क्या होता है भाई? तो वैद्युत सेल होते हैं 2। वैद्युत सेल कौन होते हैं? 2। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो द्वितीयक सेल को ही हम संचायक सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचायक सेल किसे कहते हैं? द्वितीयक सेल को ही हम संचायक सेल कहते हैं। इसमें कौन कौन से सेल आते हैं? लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। ये केवल एग्जाम्पल पूछता है, क्या होता है इसके बारे में नहीं पूछता है। तो कुछ पूछता है कि निम्न में से प्राथमिक सेल कौन है? इन 3 में से दिया रहेगा तो मार दीजिएगा। कहेगा द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? संचायक सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं जिसमें बैटरी आता है, ठीक है। तो ये सब आपको तैयार करना है, ठीक है। चलते हैं, अब आते हैं कुछ उपकरण पर कि देखते हैं कुछ उपकरण क्या हैं, और जो 4 विशेष उपकरण हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला है यहाँ पर गैल्वेनीमीटर, दूसरा है अमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर या वोल्टामीटर इसी को बोलते हैं, चौथा है ओम मीटर, और 5वां है मल्टीमीटर। क्या है? मल्टीमीटर। गैल्वेनीमीटर का कार्य क्या है भाई? धारा का प्रवाह या वैद्युत धारा माने वैद्युत धारा या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। अमीटर का यूज क्या होता है? वैद्युत धारा मापने के लिए, वैद्युत धारा मापने के लिए। वोल्टमीटर का क्या होता है? विभव मापने के लिए। ओम मीटर का क्यों यूज होता है? प्रतिरोध मापने के लिए। मल्टीमीटर का यूज क्या होता है? विभव, प्रतिरोध, धारा, सब कुछ नापने के लिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे कि गैल्वेनीमीटर धारा का प्रवाह या धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, वोल्टमीटर विभव नापने के लिए, ओम मीटर प्रतिरोध नापने के, मल्टीमीटर बता ही दिए, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया कुछ उपकरण। अब आते हैं हम ओम के नियम पर और देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है और वहां से कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। वो चलिए, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अब आते हैं छठा, ओम का नियम, और देखते हैं ओम का नियम में क्या है, ठीक ना। तो ओम का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ का विभव और उसकी धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या बोला है ओम का नियम? किसी परिपथ का विभव और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, यही ओम का नियम है। और इसी नियतांक को हम जब हटाते हैं तो कहते हैं V बटे I बराबर R, और ये होता है प्रतिरोध। R क्या होता है? प्रतिरोध, ठीक है। और जरा प्रतिरोध का मात्रक निकाल लो तो V का मतलब होता है वोल्ट, होता है कि नहीं होता है, और I का मतलब होता है धारा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम कहते क्या कहते हैं। और यहाँ से या आप ये भी लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R, और अगर V का मान अभी हम बोले V विभव है और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, या आप लिख सकते हो एम्पियर इंटू ओम। एम्पियर इंटू ओम भी होता है विभव का मात्रक, ठीक है। तो हम आ जाते हैं ये ओम के नियम पर। तो V बटे I बराबर होता है R, तो ये क्या हुआ? V अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर विभव बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, ठीक ना।
तो यही है तो आपका ओम का नियम। और ये पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, ठीक ना। और कहते किसे हैं, एक ओम किसे कहते हैं, तो एक ओम कहते हैं कब, जब 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो, ठीक ना। कहा जाता है कि 1 एम्पियर की धारा जब किसी परिपथ में बहे, कब तक, जब तक कि उसका विभव 1 वोल्ट ना हो जाए, तब जाकर के उसका जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ओम का नियम। तो ये भी कंप्लीट। और इस पर भी अगर ये बढ़ने वाला सवाल पूछा है, विभव बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुपात वाला सवाल पूछे तो बिल्कुल बता देंगे। अनुपात वाला सवाल बता नहीं है, पहला वाला थियरी बताए हैं, है ना। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसका थोड़ा सा कहानी सुना जाए, ठीक ना। तो देखते हैं सबसे पहले जो तार का प्रतिरोध कहा जाता है, किस किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है भाई। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है, सबसे पहला तो आपके पास यही प्रश्न है कि तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, तार का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, पहली बात, पक्की बात। दूसरी बात यह उसके क्षेत्रफल के पर भी निर्भर करता है, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पक्की बात। अगली बात, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर, माने कौन सा पदार्थ है, किसका है, टंगस्टन है, लोहा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, कौन सा तार है। आपको पता होगा ना, सोने में सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाह होता है, सबसे ज़्यादा। सोने के तार कहाँ नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पोल पर तार बिछा रहेगा तो कहेंगे ये वाला हमारा है, ये हम किसी को देंगे नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए, ठीक ना। तो आप सरकार से भी लड़ जाएंगे, कहेंगे कि ये हमारा है। इसी वजह से एल्यूमिनियम के तार सस्ते होते हैं और अच्छे माने जाते हैं, इस वजह से एल्यूमिनियम के तार बिछाया जाता है। तो ये भी समझिएगा। अच्छा, चौथे की बात करें तो ये प्रतिरोध जो होता है ये ताप पर निर्भर करता है। अब यही सवाल बनता है, एल को कहते हैं लंबाई। तो क्वेश्चन पूछता है कि जरा बता ए क्या है, ए क्या है, यह क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन पूछता है कि जरा बताओ तार का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है। तो पहला लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर और ताप पर। और उस ऑप्शन में 3 ठो दिया रहता है, पदार्थ, क्षेत्रफल और लंबाई। तो आप कह सकते हैं उपरोक्त तीनों। और इन 4 बातों पर निर्भर करता है, बाकी सवाल कैसो भी बना सकता है, ठीक ना। तो इन 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो ये है। अब उसके बाद से बात क्या है कि R, अगर इन्हीं को प्रोपोर्शनल को ऐसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा R बराबर L बटा A। अच्छा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R बराबर हो जाएगा K इंटू L बटा A। क्या आ गया, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं कि K बराबर R गुणे A बटा L, लिख सकते हैं कि नहीं। तो K क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका जरा मात्रक निकाल लिया जाए। तो देखते हैं मात्रक क्या आता है। ये K बराबर हो जाएगा ना, A गुणा कर रहा है इधर, तो इधर भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा, तो R गुणे A और बटा L। तो इसका मात्रक जरा निकाल लीजिए। तो R क्या है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इंटू ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है ना इसका मात्रक, बटा मीटर। अरे भाई, क्षेत्रफल का मात्रक होता है ना मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया, तब जरा बताओ क्या क्या बचा, ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ठीक ना। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मत पूछिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाइए ना, देखिए ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान देना है। और प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, 4 बातों पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी हम आपको दिखा दिए और ये भी दिखा दिए। और अगर ये बताइए, अगर तार की लंबाइयाँ बढ़ जाए, तार खूब बड़ा हो जाए, खूब ज्यादा हो जाए, तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है।
अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और ये तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि कौन सा तार है, और तार के ताप पर भी निर्भर करता है। कहते नहीं है कि हम एक पंखा बनवाने गए थे, उसका मोटर ही जल गया, तो वो तरवा जो होता है वही जल जाता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान देना है, इन बातों पर निर्भर करता है। और इसका मात्रक तो हमने बता दिया था, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक ना। इसी को कहते हैं महो भी कहते हैं, महो इंटू मीटर, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। अब क्वेश्चन ऐसे दे देगा ना कि यदि किसी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो जरा बताओ प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं। तो देखिएगा, हम प्रतिरोध अगर पूछ रहे हैं तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर हम कहें यदि किसी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो बताओ विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध उल्टा है ना, तो घटेगा। अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा कर दिया जाए तो 2 गुना हो जाएगा, एरिया 2 गुना कर दिया जाए तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, प्रतिरोध 2 गुना तो विशिष्ट प्रतिरोध भी 2 गुना, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इतने सब क्वेश्चन आपको इसमें बता दिया गया। अब जो लास्ट हेडिंग है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं लास्ट हेडिंग पर और देखते हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो डायरेक्ट सवाल ऐसे ही आता है, ठीक ना। चलिए, प्रतिरोधों का संयोजन, ये वाला भी कंप्लीट हो गया आपका। प्रतिरोधों का संयोजन, अब देखिए प्रतिरोध के संयोजन क्या है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक है समानांतर क्रम। तो जरा देख लीजिए, ये है आपका ये देखिए, यह समानांतर क्रम में जुटा हुआ है। और ये क्या है, ये कुंजी है, ठीक है ना। आई क्या है, बैटरी। ये क्या है, कुंजी, और आई क्या है, बैटरी। बैटरी है ये, और ये कुंजी है, और ये पूरा का पूरा परिपथ है, परिपथ है ये। अब जरा देखिए, हम प्रूफ नहीं करवाएंगे, लेकिन क्या बता रहा बस वो देखिए, वो क्वेश्चन क्या आता है, ठीक ना। अगर हम बैटरी से धारा भेजेंगे तो जो धारा भेजेंगे उस सब में न जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी धारा, बिल्कुल जाएगी। और यहाँ पर जरा देखिए, अगर हम धारा को भेज रहे हैं, यहाँ पर धारा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, देखिए इस तार का विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, यानी भी अगर हम इस इधर से बात करें V1, ये V2, तो ये V3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, धारा बढ़ रही है, I1, I2 और I3। अब विभव क्या है, सेम है, हर जगह B है, दोनों जगह क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी है। तो ये आपको ध्यान देना है, क्या वो जरा समझिए। फार्मूला तभी हम ऊपर लिख देंगे, ठीक ना, लेकिन क्या समझना वो समझिए कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है लेकिन विभव अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभव अलग अलग होता है, और यहाँ पर क्या होता है, समानांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है और विभव समान होता है। नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, वरना आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा ना तो कहेंगे कि बताया नहीं गया था, ठीक है। तो समानांतर क्रम में क्या होता है,
धारा अलग अलग होती है, विभव समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभव अलग अलग होता है। अब फार्मूला केवल बता दे रहे हैं इसका, जो अगर कुल प्रतिरोध R है तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं जितना रहे, और इसमें क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं। 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 धन 1/R4 धन 1 ऐसे जो भी है। अब बात समझिए, अगर कह दे कि जरा बताओ श्रेणी क्रम का प्रतिरोध दिया है, यदि एक परिपथ है और जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्वेश्चन ऐसे कहेगा, यदि कोई एक परिपथ है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है और उनका जो प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम 4 ओम और 5 ओम हो, तो जरा बताओ उस श्रेणी क्रम वाले परिपथ का धारा कितना होगा। तो ये महाराज तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 4 7 5 12 ओम होगा। देखिए कितना इजी सा सवाल है। और यही सवाल देता है कि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी समानांतर क्रम में, यदि कोई परिपथ जिसमें समानांतर क्रम में जुड़ा है अगर, तो ये बताइए उस परिपथ का प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा है तो बताओ उस परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 धन 1/4 धन 1/5। इसको आप जो हल करेंगे वो जो आएगा वो आपका आंसर नहीं। देखिए 1/R का मान है, अच्छा इसको हल ही कर दें तो देखिए 3 चौक को 12 और 12 25 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 20 + 15 + 12, तो कितना हो जाएगा, 15 12 27 27 20 47 47/60। ध्यान से समझिएगा, ये 47/60 1/R का मान आया ना, तो R का मान उल्टा हो जाएगा ना, तो 60/47। देख लीजिएगा, जोड़ने है ना, जोड़ने में हो सकता है गलती हो, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान से समझना आपको कि इसमें अगर धारा दिया रहेगा तो क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ देना है श्रेणी क्रम में। अब समानांतर क्रम में दिया रहेगा तो उल्टा करके जोड़ देंगे। अब घरों में जो बिजली प्रयोग होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घरों में जो वायरिंग होती है, घरों की वायरिंग पूछता है, घरों की वायरिंग में बताओ जरा सा कौन से क्रम में जो तार होते हैं जुड़े रहते हैं या बल्ब किस क्रम में जुड़े रहते हैं, आप कहोगे समानांतर क्रम। याद रखे रहिएगा, जो घरों की वायरिंग होती है वो समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है, ठीक ना, तो याद रखे रहिएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रश्न, ये चीज़ें आपको जो समझना है। और जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसमें उल्टा करके जोड़ देंगे। और दूसरी ये वाली बात एकदम याद होनी चाहिए कि धारा समान होती है श्रेणी क्रम में और विभव अलग होता है, धारा अलग अलग होती, विभव समान होता है। इसी वजह से इसको कई बार बोल रहे हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अब आज का जो वैद्युत धारा का जो विद्युत में जो चैप्टर है वो वैद्युत धारा वो कंप्लीट हुआ है, ठीक ना। और ये सभी क्वेश्चन आप में छपते हैं। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जाइए देखिए और तब बताइए आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक ना। और दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थ्योरी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बताइएगा, नीचे लिख दीजिए उस थ्योरी का नाम, वो सब चीज़ें हम नोट बना करके सब रखे रहेंगे, सब आपको रिवीजन क्लास में करा दिया जाएगा, ठीक ना। मेहनत हम जरूर कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो आपका क्यों, क्योंकि आपका एक सीट रेलवे में पक्का हो पाए, ठीक ना दोस्तों। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।